गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक सेवा परीक्षा है, पीसीएसजे का जो एग्ज़ाम है, उसमें लोकल लॉज की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है। 200 नंबर का पेपर मेंस के एग्जामिनेशन में लॉ थर्ड के नाम से आता है, जिसमें लगभग 150 नंबर में केवल लोकल लॉज ही पूछे जाते हैं। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोकल लॉज की सीरीज़ आपके सामने आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला एक्ट होगा उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 भी कहा जाता है। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखते हुए चलें। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, वो उसका आधार, उसके जीवनचर्या का आधार सिर्फ एग्रीकल्चर है, सिर्फ कृषि है। तो जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई हमको कृषि में कुछ डेवलपमेंट्स करने चाहिए, जिससे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, जिससे कि सुधार हो, और कृषि में ऐसे सुधार हो जिससे कि जो कृषक है, जो किसान वर्ग है, उसको लाभ हो, जो किसान वर्ग है उसको लाभ हो। अब उन सुधारों में एक सबसे बड़ा सुधार ये होना था कि हुआ क्या था कि जो जमीन जो किसान है, अब चूंकि 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट बन गया था, जमींदारी का उन्मूलन हो गया था। तो अब जो छोटा किसान था, उसके पास क्या था कि एक छोटा टुकड़ा जमीन का यहाँ है, 1 बीघा, आधा बीघा, एक छोटा टुकड़ा जमीन का यहाँ है, एक छोटा टुकड़ा जमीन का यहाँ है, और एक छोटा टुकड़ा जमीन का यहाँ है। तो उसकी जो जमीन थी, जो उसकी खेती है, जो उसकी कृषि की खेती है, वो कई जगहों पे अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। उसकी कई भाग, मान के चलते किसी किसान के पास अगर 5 बीघा जमीन है, तो कई बार तो ऐसा देखने में आता था कि 5 बीघा जमीन उसकी 5 हिस्सों में, 5 अलग अलग जगह पर है। नुकसान क्या होता था? नुकसान होता था एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता था। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता था। प्रोडक्शन पर कैसे फर्क पड़ेगा? एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि करना बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली छोटे टुकड़े में कृषि करना बड़ा मुश्किल होता है। अलग से आपको साधन चाहिए, अलग से आपको मेहनत लगेगी। अब अगर यही 5 टुकड़े एक जगह पर हों, ये 5 जो अलग अलग टुकड़ा है वो एक चक में हो, तो फिर आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाती है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सिंचाई पर कम खर्चा आता है, आपकी जुताई जो होती है उस पर कम खर्चा आता है, बहुत सारे खर्चे आपके बच जाते हैं, बहुत सारी आपकी मेहनत बच जाती है। तो सरकार के दिमाग में ये था, सरकार के दिमाग में ये था, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर रहा हूँ। इससे पहले, यानी जब जमींदारी एबोल्यूशन भी लागू नहीं हुआ था, 1950 मतलब में नहीं बना था, उससे पहले भी 1939 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, एक कंसोलिडेशन एक्ट था। मतलब उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1939 था, 1939 था। यहाँ एक बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हमारे पास 1939 में एक एक्ट मौजूद है, तो फिर हमें 1953 में दूसरा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? पहले तो इस पर विचार करेंगे। देखिए, 1939 में जो एक्ट था, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1939, वो 1950 से पहले का एक्ट है। बिल्कुल साफ बात है, यानी जमींदारी एबोल्यूशन बना उससे पहले का एक्ट है, जमींदारी का उन्मूलन हुआ उससे पहले का एक्ट है। ध्यान से सुनना कि खेती और कृषि की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कृषि और जो कृषि है और कृषक है, उसकी स्थिति में जमीन और आसमान का फर्क आया 1950 में, जब जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट बना। उसमें जमीन और आसमान का फर्क आया।
उसमें यानी आज़ादी के बाद जब जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, जमींदारी को ख़त्म किया गया, तो उससे पहले का जो कृषक होता था, उससे पहले का जो किसान होता था और उसके बाद का जो किसान है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। जमींदारी ख़त्म कर दी गई, ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो जब हम जमींदारी एक्ट पढ़ेंगे या रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे उस समय पर मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो ध्यान देंगे कि 1939 का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट बिल्कुल भी काम के मतलब वो नहीं रहा, बिल्कुल उसका कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि जमींदारी खत्म हो चुकी थी, परिस्थितियां एकदम बदल गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट का सेक्शन नंबर 2 आप एक बार पढ़िए। सेक्शन नंबर 2 आपको वहां पे रिपील मिलेगा। सेक्शन नंबर 2 के द्वारा क्या किया गया? सेक्शन नंबर 2 में इन्होंने कहा कि हम इस सेक्शन 2 के द्वारा उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1939 को हम रिपील करते हैं। और रिपील क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एक्ट जमींदारी उन्मूलन से पहले का एक्ट था और जमींदारी जब खत्म किया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जमीन और आसमान का फर्क आया। बहुत व्यापक परिवर्तन हुए, आमूलचूल परिवर्तन हुए खेती के मामले में, कृषि के मामले में। तो इन्होंने क्या किया कि इस एक्ट को देखिए, अदरवाइज क्या होता है थोड़ा समझना। होता क्या है कि जब भी कोई एक्ट पहले से मौजूद हो और कोई नया एक्ट बनाया जाए तो जो प्रीएम्बल होता है उसमें अमेंडमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, अमेंड टू या अमेंड वगैरह का इस्तेमाल होता है, संशोधन का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस एक्ट की प्रीएम्बल में अमेंड शब्द का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1939 के एक्ट को अमेंड नहीं किया, इन्होंने 1939 के एक्ट को रिपील ही कर दिया। अगर अमेंड शब्द होता तो आप ये कह सकते थे साहब 1953 का जो एक्ट है वो 1939 के एक्ट के कुछ प्रावधान उसमें है, लेकिन चूंकि 1939 का एक्ट तो पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया, उसका तो अपना कोई महत्व ही नहीं रहा, तो फिर आप उसे अमेंड कैसे करेंगे? इसलिए इसके प्रीएम्बल में जो उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन एक्ट है, जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट है, उसके प्रीएम्बल में कहीं भी अमेंड शब्द का इस्तेमाल नहीं है, संशोधन शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया गया है। तो ये तो मैंने आपको इसका एक बताया कि कैसे होता है। 1953 का एक्ट है, इससे पहले 1939 का एक्ट था। 1939 का एक्ट था, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि जब जमींदारी का उन्मूलन हो गया, जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, तो व्यापक परिवर्तन हुआ, नियमों में परिवर्तन करना जरूरी था और पूरी तरह से बदलाव जरूरी था, इसलिए 53 में ये एक्ट बनाया गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, और जब भी आप लोकल लॉ का पेपर लिखें या किसी भी लॉ का पेपर लिखें, प्रोसीजर लॉ हो या कोई भी हो, इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप लीगल प्रोविजन लिखेंगे एक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, विशेषकर लोकल लॉ में। यानी जब आप लिखेंगे कि कोई टॉपिक आया, अब आप उसको लिखना है, तो आपको सेक्शन याद है, आपको चैप्टर याद है, लेकिन आपको एक्ट नंबर याद नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कोई भी टॉपिक पूछा तो आप शुरुआत में ही आपको दिमाग में रहना चाहिए पूरे एक्ट का नाम। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा केवल यूपी लिख देते हैं, भैया ऐसे नहीं चलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन प्रभाव पड़ता, आपको पूरा लिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954, एक्ट नंबर 5 ऑफ 19। अगर आप HJS की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाती हैं। तो एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954, ये आपको मेंस में भी याद रखना है। और सभी एक्ट के आप जो ये ईयर होता है, जो एक्ट नंबर होता है, वो आपको रट लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली जब इस एक्ट को बनाया गया तो इसके 2 ऑब्जेक्ट बताए गए। केस का नाम भी मैं आपको नोट कराऊंगा, केस का नाम आप नोट कर लीजिए, केस का नाम आप नोट कर लीजिए। मैं इसका ऑब्जेक्ट आपको बताता हूं। केस है अतर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, अतर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। अतर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में, अतर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट बताए गए, 2 ऑब्जेक्ट बताए गए। पहला ऑब्जेक्ट
एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना यानी कृषि उत्पादन बढ़ेगा। अब वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब अलग अलग टुकड़ों में खेती रहेगी तो कृषि उत्पादन पर निश्चित रूप से फर्क आएगा, और जब एक जगह पर खेती रहेगी तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इस एक्ट में बताया, इस केस लॉ में बताया, अतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बताया कि कृषि का जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना इसका ऑब्जेक्ट है। और दूसरा है जो खाता धारक है, खाता धारक मतलब जिसका जमीन है, जो टेन्यूर होल्डर है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ टेन्यूर होल्डर। ये दो चीजें बताई, प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंक्रीज करना, और टेन्यूर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, ये दो उद्देश्य बताए गए। अब आप कहेंगे कि साहब इससे टेन्यूर होल्डर की रक्षा कैसे होगी, तो ये बात खुद कोर्ट ने अपने मतलब जो उसका जजमेंट था उसमें कहा कि देखिए इस तरह क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में जब ज़मीन रहती है तो उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। अब एक टुकड़े में ज़मीन है तो एक तो उसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी, दूसरा जो मुकदमेबाजी है, जो लिटिगेशन है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अक्सर ज़मीनों में छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं। अब जब एक अलग अलग ज़मीन है तो उसको यहाँ भी विवाद, यहाँ भी विवाद, यहाँ भी विवाद, उसको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। एक साथ रहेगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब केस में कहा गया, वो अब जजमेंट मैंने पढ़ा तो उसमें ये बात है। अब रहेगा क्या कि एक साथ खेती रहेगी तो विवाद होने की संभावना कम हो जाती है, कम। इस बात से तो नहीं नकार सकते ना कि डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, इसके हित की रक्षा होगी, ये प्रोटेक्शन हो जाएगा। कई बार मान के चलते उसको खेती को अगर कई बार बेचना पड़ गया किसी वजह से, किन्हीं परिस्थितियों में, तो टुकड़ों में तो नहीं बेचेगी, बेच नहीं सकते टुकड़ों में, तो उसको सेल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए जोत चकबंदी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बेचना ही पड़ेगा, लेकिन ये इनके इन प्रकरण कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं तो फिर उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दो ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें अतर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया, स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया। अब मैं आपको इस एक्ट से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए होता क्या है, किसी भी एक्ट को, लोकल एक्ट को जब आप तैयार करें तो सबसे पहले तीन चीज़ें तैयार कर लीजिए। एक्ट का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बताया, दूसरा एक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा एक्ट के बेनिफिट। लोकल कोई भी लॉ हो, आप ये तीन चीज़ें तैयार कीजिए, एक आधा प्रश्न जरूर मिल जाता है, क्योंकि नया तो कुछ बनाने को है नहीं। तो ज़्यादातर मैंने देखा कि लोकल एक्ट से यही 3-4 सवाल शुरुआत में आप तैयार कर लीजिए, करना सब कुछ है, लेकिन इनको करेंगे तो एक आधा प्रश्न जरूर आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पर हमने बात कर ली है, हमने बात की है इसके इंट्रोडक्शन पर। अब हम बेनिफिट्स पर बात करेंगे कि इस एक्ट से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत लॉजिकल बात है, आपको समझना है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस एक्ट से क्या क्या बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट क्या है, इस एक्ट में जितना भी प्रोसीडिंग है वो सब नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने वाला प्रोसीडिंग है। इस एक्ट में चकबंदी के लिए, चकबंदी का मतलब होता है खातों को एक जगह कर देना, कंसोलिडेट कर देना, समेकित कर देना। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोसीडिंग होगा, वो सारा का सारा प्रोसीडिंग, वो सारी की सारी कार्रवाइयां नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती हैं। वो सारी प्रोसीडिंग्स नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती हैं। नंबर एक बात तो ये हो गई, तो आप नोट कर लीजिए कि इसका प्रोसीडिंग्स क्या करता है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। दूसरा एक बड़ा लाभ क्या है, इसकी किसी प्रोसीडिंग में जब आप इसके लिए जाएंगे अधिकारी के सामने, कोर्ट फीस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट फीस पेएबल नहीं है, कोर्ट फीस आपको नहीं देना। सिविल केसेस में जाएंगे कोर्ट फीस देना पड़ेगा, लेकिन अगर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी अधिकारी के सामने चलेगी तो आपको कोर्ट फीस नहीं देना होगा। कोर्ट फीस से आपको रिलीफ दिया गया है, छूट दी गई है। अच्छा, जब कंसोलिडेट हो जाएगा तो आपके न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, रेवेन्यू के नए रिकॉर्ड बनेंगे, नए आपके जो है डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। अब अभी तो अलग अलग था, इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है। अभी क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। कंसोलिडेट हो जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, नया रिकॉर्ड बन जाएगा,
नया रिकॉर्ड, आसानी होगी रखने में भी, समझने में भी, संभालने में भी, कई चीज़ों में आसानी होती है। तो न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड इसका एक बड़ा बेनिफिट है, न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड इसका बड़ा बेनिफिट है। बाकी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ना, सिंचाई में जो है वो लाभ हो जाना, ये तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं ही। तो ये